साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल बैकड्रॉप है, अम्बेडकर स्मारक है। यहाँ पर बहुजन समाज के हिसाब से देखा जाए तो तमाम महापुरुष मौजूद हैं। कभी सरकार में रही बहुजन समाज पार्टी ने स्मारक बनाया था। उस वक्त इस स्मारक को फेल करने के लिए ये विचारधाराओं के लोग थे जिन्होंने ये बात चलाई कि ये पत्थरों का पार्क है। मगर आज के समय में ये पत्थरों का पार्क उत्तर प्रदेश को एक बेहतर आय दे रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा बनाया गया स्मारक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक अच्छी आय दे रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों को भर्तियां दी गई, भारी संख्या में, वो भी सरकारी भर्तियां, परमानेंट एम्प्लॉयज बनवाए। उसके बाद ऐसे ही कई स्मारक बनाए, चाहे इको गार्डन देख लीजिए, ज्योतिबा फूले पार्क देख लीजिए, बिजली पासी किला देख लीजिए। तो ये स्मारक कहीं ना कहीं बहुजन आइडियोलॉजी के लिए तो काम कर रहा था, मगर बहुजन समाज के लिए भी काम कर रहा था। उसके बाद एक बात और बता दे, जो लोग ये बात कहते हैं बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को सम्मान देने की बात, नाम अम्बेडकर पार्क है, मगर इसके अंदर जब जाएंगे, इसकी गैलरी में घूमेंगे तो आपको तमाम बहुजन समाज के महापुरुष दिखेंगे, चाहे वो एससी समाज का हो, एसटी समाज का हो, ओबीसी समाज का हो। बिरसा मुंडा जी की, तो बिरसा मुंडा जिन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, इस बीच हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इनके वो वंशज हैं, कहा जा सकता है। आदिवासी समाज को जितना जागरूक करने के लिए बिरसा मुंडा जी ने काम किया, उन विषयों पर भी बात करेंगे। मगर उससे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे साथी का और आपसे रूबरू कराते हैं, पूरा इंट्रो आपको दिलाते। सर जी, सभी साथियों को जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम एडवोकेट राज वसावा है। मैं गुजरात से बिलोंग्स करता हूं, भरूच डिस्ट्रिक्ट से। पढ़ाई में मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद इंग्लैंड से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इंग्लैंड से वापस आने के बाद मैंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की है। अभी भी मेरा LLM भी मेरा जारी है। और पिछले 12 सालों से सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने फिर भारतीय ट्राइबल पार्टी भी ज्वाइन की थी और काफ़ी वक्त हमने पॉलिटिकली भी अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने लोगों के जो प्रश्न हैं उसको उजागर करने के लिए काम किया और आज भी कर रहे हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा जो हमारा मिशन है वो है बहुजन एकता का मिशन है, जिसमें आदिवासी, दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज और दूसरे जो भी तबके के लोग हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं एकजुट करके इस देश में जो हालात अभी पैदा किए जा रहे हैं उस हालात से हमें किस तरह से बाहर निकलना है और हमारे लोगों को कैसे पावर में लाना है, पोजीशन में लाना है और अच्छे तरीके से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और जो हमारे बीच में जो बड़ी खाई बनाने की कोशिश की है उस खाई को कैसे खत्म करके, मिटाकर एक बहुजन का एक हमें जो कॉन्सेप्ट इस देश में लागू करना है, अमलवारी करनी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर ये बात कही जाए तो हमारा जो प्लेस है जी वो ज्यादा सही है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा सामाजिक एकता जी, तो यहाँ पे बहुजन समाज के जितने भी आइकन हैं उन सभी की मूर्तियां यहाँ मौजूद है, उनके विचार मौजूद है। जो व्यक्ति यहाँ आएगा अपने महापुरुषों के बारे में जानेगा, तो ये एक बड़ा आइकॉनिक प्लेस है। एग्जैक्टली। देखिए, बहन मायावती जी ने सबसे, मैं ये मानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं लखनऊ, यूपी में, हर जगह पे जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है। और उसी अच्छे काम का एक ये जो अम्बेडकर पार्क है उसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो पूंजीपति लोग थे, मूढ़ीवादी लोग थे, जब बहन जी ने ये पार्क बनाने की जब शुरुआत की तो उनका बहुत विरोध हुआ जी। और कहीं ना कहीं इस पार्क ना बने उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन बहन जी ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हमें ये पार्क बनाना है। पार्क इसलिए बनाना है कि हर कम्युनिटी के हर जगह पे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, मंदिर बनते हैं और कुछ ऐसी फिजूल चीजें भी बनती है जो काल्पनिक होती है, जिसको लोगों के दिमाग पे एस्टेब्लिश करने के लिए उसको प्लानिंग से बनाया जाता है। और उसी को तोड़ने के लिए बहन जी ने जो सही लीडर्स है, चाहे गौतम बुद्ध हो गए और दूसरे जो भी हमारे महान जो पूर्वज थे, महानायक थे, उन सब की जीवनी और उनका जो भी निचोड़ था अपने समुदाय को न्याय दिलाने के लिए, वो यहाँ पर उन्होंने तैयार करके लोगों के लिए खुला किया है, ताकि लोग आए, उनके बारे में जाने और उनकी जो जीवन शैली है
उनका जो जीने का जो आधार था या जो विजन था वो लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, इसलिए इन्होंने ये अम्बेडकर पार्क का निर्माण किया। और हमें खुशी होती है ऐसे ऐसे पार्क, मैं बोल रहा हूँ देश के हर स्टेट में होने चाहिए, हर जिले में होने चाहिए, भले उसका आकार छोटा हो लेकिन होने चाहिए। और ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है कि कारण ये है, अगर हमारे महापुरुषों की जब तक की फोटो लोगों के सामने नहीं आएगी तो हमारे इतिहास को जानेगा कौन? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पर अम्बेडकर पार्क बनाना, इतना खूबसूरत जो पार्क है वो साफ साफ हमारे इतिहास को जिंदा करता है, हमें ऊर्जा देता है। और आपके अंदर और ऊर्जा है, इसलिए हमने कहा ये जगह। धन्यवाद। अब बात करेंगे गुजरात की भी, हाँ जी। तमाम सामाजिक मुद्दों की। पहले बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। आपने कहा इंग्लैंड गए जी। मेरा एक सवाल है, क्या इंग्लैंड में जब कोई व्यक्ति भारत से जाता है तो वहाँ जाति की जाती है कि देश देखा जाता है? सर मेरा इंग्लैंड का जो मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताऊं बहुत खूबसूरत रहा है। मैं ऐसा नहीं कि सुपर रिच फैमिली से हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करता था, लेकिन मेरा एक सपना था कि हमारी टेरिटरी से ज्यादातर लोग मुस्लिम्स, वोरा पटेल्स जो फैमिलीज है वो ज्यादातर फॉरेन में सेटल्ड हुए। अच्छा। तो मैं, भले मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन मेरा एक विजन था, मेरा एक सपना था। भले मैं गरीब था लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है कैसे भी करके। तो उसके लिए मैंने प्रयास किया। अच्छा। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत साथ दिया, पिताजी के कुछ दोस्त लोग थे उन्होंने भी बहुत अच्छा साथ दिया। और समहाउ मैं वहां पर पहुंचा अपनी मेहनत से, लोगों के ब्लेसिंग से, अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग से। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां पर आपको सिर्फ आपके नाम से जानते हैं। अच्छा। आपको वहां पर आपका सरनेम भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा नाम राज वसावा है तो सिर्फ मुझे राज के नाम से जानेंगे। यानी वहां पे जो जाति का जो यहाँ पर जो बोलते हैं ना, यहाँ पे जो अतिक्रमण है या दुष्प्रचलन है वहां पर नहीं है। वहां पर लोग इंसान को जानते हैं। अच्छा। आप कहाँ से आए हैं, कौन से जीन से है, कौन से रीजन से, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप इंसान हो। वहां पर हर किसी के लिए इक्वालिटी है। अगर एक अमीर जो ब्लेजर पहन के जिस शॉप में 5 पाउंड का या 10 पाउंड का जो खाना लेगा, वही रेट पे कोई मजदूर आदमी उसी प्राउड के साथ जाकर वहां से वो चीज लेगा। तो वहां पर इक्वालिटी की बात है। अच्छा, इक्वालिटी की बात है। और वहां पे शायद अगर आपको किसी को क्रॉस भी करना है तो सॉरी बोल के क्रॉस करना है। डेफिनेटली आप उसको तब तक क्रॉस नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। वहां पर हर बात में सॉरी और थैंक यू। हाँ। सॉरी और थैंक यू वहां पर इसलिए इस्तेमाल होता है कि वहां पर हर कोई इंसान सामने वाले इंसान की वैल्यू करता है। जाने अनजाने में अगर आपसे गलती होती है तो मैं सोचूंगा सॉरी सर, सॉरी ब्रदर। तो ये होता है कि भाई भले मेरी गलती नहीं थी, मैंने अनजाने में किया, लेकिन मेरा वो फर्ज बनता है कि मैं आपको सॉरी बोलूं। क्योंकि मैंने ये बात सुनी है, हमारे एक वीडियो मैंने किया था राम सिंह जी का, तो वो भी गए थे, तो उन्होंने कहा पवन भाई वहां पे मुझे क्रॉस करने के लिए भी सॉरी बोलना होगा, तब जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं रहता तब तक आप उसके आगे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा। और वहां पर हर जीव, हर इंसान की, हर लाइफ की वैल्यू है। चाहे वो बच्चा अभी पैदा हुआ है या जो इंसान जो 90 साल की, 100 साल की एज में वो बेड पे उसकी लास्ट सांसें गिन रहा है, उसकी भी उतनी ही वैल्यू होगी। अच्छा। जितनी आम इंसान की होती है। और यहाँ देख लो तो भाई साहब कीड़े मकोड़े की भी जितनी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर है जो अगर आपको क्रॉस करना है तो आंखें मिलाओ, गुस्से से देखोगे आदमी क्रॉस करने को जगह देगा। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। देखिए वहां पर लॉ भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है। वहां पर आपको किसी भी चौके पर आपको कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा, न ट्रैफिक पुलिस दिखेगा, लेकिन हर कोई अपने रूल के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से अपनी लेन में चलते हैं। बिल्कुल। पुलिस वाले होते हैं लेकिन वो वॉकिंग होते हैं, वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए होते हैं, वहां पर लोगों को डराने के लिए नहीं होते। अच्छा, ये जो कल्चर बनता है कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन का सपोर्ट जो पब्लिक के प्रति होता है, तो पब्लिक उनको सपोर्ट करती है। Exactly. इस चीज को समझना होगा। ये हमने बात कर ली थोड़ी इंग्लैंड की, अब आ जाते हैं इंडिया पे। आप गए जी, कितना गर्व महसूस हुआ होगा कि जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, मैं बाहर पढ़ने गया, लोगों से मुलाकात हुई, और एक बात आपने कही कि वहाँ पर नाम से आदमी जानता है। और कहीं ना कहीं जो लोग जानने की मैं बात कर रहा था, वो चाहे किसी भी कास्ट के हों जो इंडिया से वहाँ हों, तो वहाँ नाम के सिवा जात नहीं देखते। उसका कारण क्या होगा, और दूसरा आपके जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ा लोगों के प्रति, फैमिली को कितना अच्छा लगा कि मेरा बेटा पढ़ने गया। देखिए वहां पर मैं बोलूं दुनिया के सभी देश के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं सबसे ज्यादा मेरे दोस्त थे पाकिस्तानी। अच्छा। आज के तौर में हम लोग एक ही घर में
हमने रूम शेयर किए हैं, अच्छा। प्यार मोहब्बत शेयर किया, खाना शेयर किया है, फेस्टिवल शेयर किए हैं, बहुत हंसी मिला। आज के तौर पर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ आज भी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है। अब जब मैं यहाँ से इंग्लैंड गया, उस टाइम पे 2005 में मैं गया था, तो ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी से इतने लोग फॉरेन नहीं जाते थे। हाँ। वो क्रेज नहीं था, या वो शायद उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। हाँ, एग्जैक्टली। अभी यहाँ भी देखा जाए तो इस देश में मुश्किल होगा कि स्कॉलरशिप कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, किससे अप्रोच करना है, ये चीजें दिक्कतें आती हैं। तो वहां पर जाने के मैंने सर्च किया यार मेरे कौम के कितने लोग हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मुझे एक पर्सन मिला था, वो एक्चुअली पेरिस में था। अच्छा। और एक पेरिस में था, और एक बंदा था वो यूएस में बैठा था। बस हम 3 लोग थे। और सोशल मीडिया पे एक्चुअली फेसबुक तो 2010 में आया था, तो मैंने 2009 से स्टार्टअप किया था ये पर्टिकुलर ये चीज सर्च करने के लिए कि यार हमारे लोग यहाँ पे कितने हैं। बिल्कुल, वो होता है कि हम जहाँ जाए वहाँ हमारे लोग कितने हैं, उनसे मुझे हेल्प। मगर वहाँ जाने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि उस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो सोच थी कि यार अपने लोग होना जरूरी, तो वहाँ वो दिक्कत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल। वहां पर जाने के बाद मैं बोलूँ ना कि मैं उनके जैसा हो गया था। हाँ। ठीक है। हाँ, अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छे से आता है, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश का थोड़ा फियर रहता है यार कि मुझसे कुछ गलत ना बोला जाए, तो लेकिन वो थोड़ा वक्त लगता है हिचकिचाहट में। लेकिन बाद में जैसे जैसे आप थोड़ा खुल जाते हैं, थोड़ा वक्त बिता लेते हो, तो आपको वो देश जैसा कोई देश नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि वहां पर आप इतने बोलते हैं ना पोलाइट हो जाते हैं, इतने साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोई आपकी आजादी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। आप तब तक आप फ्री हो, आप तब तक आजाद हो जब तक आपकी कोई भी एक्टिविटी से किसी अन्य पर्सन को तकलीफ नहीं होती। अच्छा, ये तो अच्छी आप आपके दायरे में रहकर आप कुछ भी कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल समवन एल्स विल बी इफेक्टेड। तो ये बात बहुत अच्छी है। तो भारतीय संविधान भी कहता है कि आप दूसरे के पछले में हाथ न डालिए। एग्जैक्टली, सबको अधिकार है यहाँ पर अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर तरह का यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। लेकिन यहाँ पर वो अमलवारी नहीं हो रही है, दिक्कत यहाँ पर। अब हम आपको वापस ले आते हैं। फ्लाइट पकड़िए, वापस आइए। बात करते हैं गुजरात। जी। गुजरात में क्या हालात हैं, अगर आदिवासी समाज की बात की जाए, जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, क्या है, कैसा व्यवसाय है, कैसे कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इससे ये क्या स्थिति है? सर देखिए, गुजरात में 15% टोटल स्टेट की जो पॉपुलेशन, उसके 15% आदिवासी है। उसका करीब 1 करोड़ 20 लाख के करीब उसकी संख्या बैठती है। हाँ। और ट्राइबल गुजरात का जो ये पूर्व पट्टी जो बोलते हैं, ईस्ट बेल्ट, वो जो पूरा माउंटेन से, जंगल से और ज्यादातर मिनरल से जो घिरा टेरिटरी है, वो करीबन 14 डिस्ट्रिक्ट्स का वो एरिया है वहां पर। और 52 जैसे मतलब तहसील के अंदर वो सेटल्ड है। ये वो बोलते हैं 96% का पॉपुलेशन है। दूसरा जो 4% है सिटीज में और अलग अलग स्टेट के अलग अलग एरियाज में सेटल है, वो नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए और सिलसिले से माइग्रेट हुआ था। अब वहां पर क्या है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मोदी आया उसके बाद आदिवासियों की जो परिस्थिति है उसमें सुधार हुआ। ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, आदिवासी पहले से समृद्ध है। और बीजेपी के आने से पहले मैं बोलूं कि और आदिवासियों के पास पावर था, आदिवासियों के पास और राइट्स थे, और उनके जो संसाधन थे उनके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने, जो पूंजीपति है, जो बिजनेस टाइकून्स है, उनको जो मिनरल्स है, जो रिसोर्सेस है और जो जमीन है, फर्टाइल लैंड है, उसको कब्जा देने के लिए उन्होंने ट्राइबल जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, एक्ट्स है, उसमें बहुत बदलाव किया, ताकि जो पूंजीपति लोग हैं उनको आसानी से उनकी जमीनें, उनके मिनरल्स, उनका जो भी संसाधन है उसके ऊपर वो आराम से कब्जा कर सके। अच्छा। आदिवासी पहले से एजिटेशन में फाइट करता आ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट हो अपने राइट्स के लिए फाइट करता आ रहा था, आज भी कर रहा है। लेकिन तकलीफ अभी क्या हो रही है कि आदिवासियों को इतना डराया जा रहा है, इतना धमकाया जा रहा है गुजरात में कि भाई अब आपने अगर सरवाइव करना है तो आपको सरेंडर होना पड़ेगा बीजेपी को।
अच्छा, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अगर आपको कोई प्रोटेस्ट कर रहा देश का है, प्रधानमंत्री तो ये बात कहता है कि हम समानता की बात करते हैं, और जिस समाज से वो भी बिलोंग करता है वो भी समाज ओबीसी समाज, हाँ वो भी दलितों में आता है, बहुजनों में आता है, और इस तरह की विचारधारा रखी जाए तो क्या सरकार से शिकायत? देखिए क्या, मोदी है ना, हाथी है, अच्छा, उसके दांत हाथी? दिखाने के हैं अलग और अच्छा, चबाने के हैं अलग। मतलब एक मशवरा है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई वो बोलता कुछ है, लेकिन उसके जो बोलने के पीछे का जो काम करने का उसका इंटेंस होगा वो पूरा अलग होगा। तो इन मोहरों का राजा कौन है? नागपुर में बैठे हैं मोहन भगवत। आरएसएस, पूरा लॉबी इसके पीछे है। और अगर एक नरेंद्र मोदी जाएगा तो उनके पास 100 खड़े हैं। अच्छा, इनका विजन यही है कि यहाँ इस देश के जो मूल मालिक है, मूल निवासी है, जो बहुजन है, उनको कैसे भी करके आप खत्म करो, उनको शिक्षा मत लेने दो। अच्छा। उनके अधिकार मत लेने दो। अगर वो शिक्षा लेकर जागृत हो गए तो वो हमें ही बोलेंगे। आज 9 अगस्त जो मनाया जाता है, ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस, 5 साल पहले कोई नहीं मनाता था। जैसे लोगों को पता चला, देखे हर घर, हर गांव, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट से आवाज आती है और बड़ी मात्रा में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग हजारों की संख्या में निकलते हैं, लाखों की संख्या अच्छा, ये जो बात आपने कही तो मुझसे मेरा क्वेश्चन क्लिक किया। हाँ। मैं जब आ रहा था तब भी क्लिक किया था कि सामाजिक रूप पर, राजनीतिक रूप में जिस तरह से बहुजन समाज कब्जा बना रहा था, कि अपने नेता निकाल रहा था, अपने मुख्यमंत्री बना रहा था, अपने प्रशासन में लोग ला रहा था, कहीं ना कहीं ये जो संघ के लोग हैं, इन्होंने इनको रोकने के लिए इनको आपसी में कहा कि जैसे कि आप हैं आदिवासी समाज, जी, आपसे कहते हैं कि यार आपका भी तो लीडर बन सकता है, आप अपनी पार्टी बनाओ, अपनी नेता बनाओ। उस तरह से हमसे कहा कि आप दलित समाज से हैं तो आप भी अपना लीडर और नेता बना सकते हैं। अब दलित समाज में भी खंडन कर दिया कि आप इस समाज से हैं तो आप इससे इसी कारण ये जो बहुजन समाज है पीछे फिर जा रहा है। क्या वो जो आपसी मतभेद आ गया, जो बटाव वो चाह रहे थे, उसी कारण? मैं ये मानता हूँ, देखिए पॉलिटिक्स किसी भी समुदाय का उद्धार करने का जरिया नहीं है। मैं मानता हूँ, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब आप एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्राइबल में क्या होता है, पहले सिलेक्शन प्रणाली थी, वहां पर चुनाव नहीं होते थे, इलेक्शन नहीं होते थे, वहां पर सिलेक्शन होता था। सारा गांव इकट्ठा हो गया, मुखिया बैठ गए, सब गांव के लोग, और बोल दिया कि भाई आज से हमारा ये मुखिया, और सबकी सहमति थी, उसमें ना कोई क्लैश होता था, ना कोई डिस्प्यूट होता था, सब अपने हिसाब से चलते थे। अब क्या हो गया है कि राजनीति जब से हमारे क्षेत्रों में घुसी है, हमारे परिवारों में, हमारी फैमिली में घुसी है, अब एक भाई है बीजेपी में तो दूसरा भाई है कांग्रेस में, और पिताजी किसी और पार्टी में है, तो एक ही घर में 3 अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, और उनके साथ फिर कैसे आप बोलोगे कि यूनिटी होगी? अब पॉलिटिक्स के क्या हुआ, लोगों को थोड़े संसाधन मिलना शुरू हुआ, प्रॉस्पेरिटी मिलना शुरू हुई, तो उससे लोगों को लालच हो गई। अच्छा, पैसे कमाकर बोले कि गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, लेकिन उनका जो मेन कर्तव्य था सामाजिक एकता का, वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गया, मिसगाइडेड हो गया। अच्छा, तो मैं ये मानता हूँ पॉलिटिक्स अपने समुदाय को, मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा था, इस बात के बाद मैं वीडियो को एंड करूंगा, अगला पार्ट लाऊंगा और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आएगा, उस पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा सवाल फंस रहा था कि समाज को वैसे तो हम बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि मिशन और मूवमेंट के लिए महात्मा बुद्ध, बाबा साहब, कांचीराम, मायावती, इन सब की बुराई नहीं कर सकते। इनको है जो लालच अब डबल करनी पड़ेगी कि आपके भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप लोग भी तो सम्मान के लिए लड़े हैं, आपका भी इतिहास है, आप अपनी पार्टी बने, आपकी इतनी संख्या है। उस बल को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया है इन लोगों ने, जिसके कारण ये जो मूवमेंट अब पिछड़ता हुआ। अब वो बिल्कुल, पहले क्या होता था कि जो नेता बनता था ना, ज्यादातर लोग सड़कों पे आते थे, सड़कों पे जो मूवमेंट होते हैं उससे नेता पैदा होता था। अब सोशल मीडिया से पैदा होता है। हाँ, पार्टी पैदा कर देती है कि ये हमारा आपका नेता है, ये पार्टी मतलब ये समुदाय का नेता है। अच्छा, बेसिकली क्या हो रहा है, पार्टी जो नेता बनाती है ना, वो उसके लिए काम करता है। लोग, जनता, समाज जो नेता बनाता है वो समाज के लिए काम करता है। तो मेरा ये मानना है कि आज के दौर में अगर सही मायनों में नेतागिरी करनी है तो उसे सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सही आइडियोलॉजी से उतरना पड़ेगा। हमारे जो पुरखे, हमारे जो पूर्वज जिन्होंने संघर्ष किया है, तो वो संघर्ष को अपने अंदर अमलवारी करके
ये जो डाइवर्जन करने की कोशिश कर रही है पार्टियां, उसे कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटेजी बना के पड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं अपने बड़े होने का कर्तव्य अब निभाने की जरूरत है। और ये पीढ़ी लास्ट है, ठीक है। अगर संघर्ष करेंगे तो आने वाली पीढ़ी बच पाएगी, हाँ, और अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाली सारी पीढ़ी मारी जाएगी। बिल्कुल मारी जाएगी। एक कोई मामला बताए थे कांड के बारे में, वो कांड का नाम क्या था? गोधरा कांड। गोधरा कांड जी, बड़ा महत्वपूर्ण कांड है। वो इस देश की राजनीति में बहुत अभी बड़ा। बताइएगा नहीं, हाँ, इनको भी थोड़ा सा इंतजार करवाते हैं। गोधरा कांड एक ऐसा इतिहास है जो शायद दलित और मुस्लिम को बहुत बड़ी रोशनी दे सकता है। इस वाक्य को सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कहीं ना कहीं कुछ और भी नेताओं की बात होगी, राज गुजरात के और खुलेंगे। बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। और कल मेरी मुलाकात हुई थी बुंदेलखंड बहुजन महोत्सव में, तो मैंने कहा आपसे बात होगी, और इत्तेफाक की बात है कि आज उनको मैंने सुबह सुबह पकड़ लिया। धन्यवाद।